हेलो हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 1 दिसंबर है और आज हम 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स जानने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 दिसंबर का कुछ संक्षिप्त इतिहास जानते हैं। तो कुछ बर्थ एनिवर्सरी, आज के दिन जन्म हुआ था काका कालेलकर का, ठीक है। तो ये आपके राइटर और आपके फ्रीडम फाइटर थे। उसके अलावा अनंत सिंह का आज भी दिन जन्म हुआ था। इन्होंने गन बनाने का और बम बनाना सीखा था और उन्हें सिख क्रांतिकारियों को काफ़ी हेल्प मिली थी। उसके अलावा मेजर शैतान सिंह, ठीक है, इन्होंने रेजिंग ला की जो लड़ाई थी 1962 में उन्होंने लीड किया था आर्मी। कुछ हम डेथ एनिवर्सरी देखते हैं। तो आज के दिन शंकर त्र्यंबकम धर्माधिकारी की डेथ हुई थी, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। उसके अलावा विजया लक्ष्मी पंडित जो यूनाइटेड नेशंस में पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय, तो ये आपकी विजया लक्ष्मी पंडित थी और ये पहली कैबिनेट मिनिस्टर भी रही थी आपके भारत सरकार की। उसके अलावा कुछ और न्यूज़ देखते हैं। तो आज ही एयर जो सर्विस थी भारत में और बांग्लादेश यानी कोलकाता और ढाका की भी शुरू हुई थी 1933 में। उसके अलावा 1959 में आपका जो पृथ्वी का पहला फ़ोटो लिया गया था, ठीक है, अब बाहर से स्पेस से लिया गया था, मतलब पृथ्वी के बाहर से कलर फ़ोटो लिया गया था। कलर फ़ोटो तो पहले भी लिए गए थे लेकिन कलर फ़ोटो पहली बार 1959 में लिया गया था, ठीक है। उसके अलावा 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था आज के ही दिन। 1965 में आज के ही दिन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमने कवर किए। हम थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे इसको वीडियो को थोड़ा और जल्दी कंप्लीट किया जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 50% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए ही देख लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन नंबर ये 1 है आपका, यहाँ रॉन्ग हो गया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्टली लोगों को पता होगा ये, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ और जानकारी जानेंगे एज के बारे में, ठीक है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को बेसिकली क्वेश्चन ऐड किया है लेकिन डिटेल्स में जानेंगे इसको। तो एड्स दिवस है। एड्स की पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है और ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया गया था। सबसे पहले इसको 1988 में मनाया गया था, ठीक है। 2022 की थीम देखते हैं तो रॉक द रिबन इसकी थीम है और ये एचआईवी वायरस से होता है और ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस प्रकार का वायरस है, तो ये रेट्रो वायरस है। और ये करता क्या है, तो अपनी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको ये उस पर अटैक करता है और उसमें एक WBC यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें CD4 नाम की एक कणिका होती है, ठीक है, और जिसको टी सेल्स बोला जाता है, उस पर हमला करता है और उसको धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। और इनकी संख्या मतलब जो कि 1600 तक होती है उसको धीरे धीरे करके 200 से भी कम हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो जिससे मानव जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और आदमी को जो बचना है वो मतलब ये फिर उसमें एड्स में बदल जाता है और ये मतलब आदमी को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लाइलेज बीमारी है। होता कैसे है, ये रक्त मतलब रक्त का अगर किसी प्रकार आदान प्रदान मतलब चढ़ा दिया कुछ भी कर दिया तो उससे हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पहले से मतलब इससे पीड़ित है और उसका संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया तो भी हो सकता है। वीर मतलब असुरक्षित यौन संबंध वगैरह बनाने से जो वेश्यावृत्ति अपनाती है महिला, उनके साथ अगर संबंध बनाते हैं तो भी ये मतलब हो सकता है, आपका चांसेस हैं। यौन शराब, माँ के दूध, अगर माँ को पहले से एज है तो बच्चे को अगर वो दूध पिलाती है तो बच्चों को भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ लक्षण है इसके कि जैसे बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा बना रहता है, जाता नहीं है, ठंड लगती है और ये मतलब कॉमन है। और इसमें भी होता है कभी कभी जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पूरा दिन थकान थकान रहती है, कभी कभी मुंह में घाव हो जाता है जो कि भरता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। और ये कैंसर का भी एक कारण हो जाता है और इसका भी एक कारण हो जाता है, ठीक है, थकान। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लगातार वजन कम होता रहेगा आपका, मतलब वजन बढ़ेगा ही नहीं, कम 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 होता रहेगा, ठीक है। वैसे इसका कोई लाइलाज मतलब वैसे तो ये लाइलाज बीमारी है लेकिन फिर भी इसमें कुछ थेरेपी दी जाती है, एंटी रेट्रोवायरल जिसको थेरेपी कहा जाता है, कीमोथेरेपी भी होती है आपकी, ठीक है। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो खराब सेल है उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह अच्छे सेल को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर भारत में इसकी स्थिति देखते हैं तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 2017 में, HIV एवं एड्स रोकथाम अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम। तो उसके अंतर्गत हम इसमें जागरूकता फैलाते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे टाटा हॉस्पिटल मुंबई। उसके अलावा उसके लिए ट्रेन भी चलाई गई है, कैंसर ट्रेन जो आपकी चलती है पंजाब से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से उधर से आती है जो कि। तो सरकार ने इस पर काफ़ी कुछ ध्यान दिया है, जागरूकता बढ़ाने की इस पर मतलब ज़रूरत है। सरकार काम भी कर रही है, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1 दिसंबर को इस दिन को मनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने कवर की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर और इसकी थीम रॉक द रिबन, ठीक है।
प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या ग्रीनलैंड। हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी को प्रवाल भित्ति जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, महान प्रवाल भित्ति। और ये मूंगा की आपकी संरचना होती है और ये बहुत हार्ड होती है। अभी जो आपकी विश्व विरासत संस्थान है, मतलब यूनेस्को है आपकी, ठीक है, उसने इसमें बोला है कि आप इसको हम खतरे की सूची में इसको डालने की सिफारिश की है उसने। देखते हैं, जो ग्रेट बैरियर और रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। उत्तर मतलब अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। यूनेस्को ने इसकी इस स्थल को विरासत स्थलों के खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है, क्योंकि इसका जो कलर है वो दिन पर दिन वाइट होता जा रहा है और यहाँ पर बहुत खतरा हो रहा है, मतलब इसकी संरक्षण की आवश्यकता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, इससे बड़ा मतलब ये लगभग 4000 किलोमीटर में कुछ है। और इसमें जो पानी की अम्लता है, यानी जो एसिडिटी है, इसमें अम्लता जो बढ़ गई वो 26% तक बढ़ गई है, ठीक है। यूनेस्को जो होती है, यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मतलब ये आपस में सहयोग के माध्यम से इसको बढ़ावा देती है। जो हेरिटेज स्थल हैं आपके पुराने विरासत है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, आपका पेरिस में। और इसके महानिदेशक अभी वर्तमान में ऑड्रे अजोले है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में FSSAI ने किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? मतलब फूड एनिमल किसे डिक्लेयर किया है FSSAI ने, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके स्नो लियोपार्ड, हिमालयी रीछ, हिमालयी याक या उपयुक्त सभी। आपका हिमालयी याक, यानी ये हिमालयी गाय की तरह है। आपका हिमालयी याक है। हिमालयी याक को फूड एनिमल का दर्जा दे दिया गया है FSSAI के द्वारा। FSSAI की फुल फॉर्म देखते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी जो डिक्लाइन हो रहा है हाई एल्टीट्यूड पर, तो इसको पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। लोग इसको मतलब इसको पालेंगे ज़्यादा मीट के लिए और इसको दूध के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो जैसे बकरी वगैरह पालते हैं तो क्योंकि लोग खाने वालों की आज कमी नहीं है और इसको पालेंगे तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसको डिक्लेयर किया है, मतलब जो नेशनल रिसर्च सेंटर है NRC याक का जो अगर आपको देखा जाए हेडक्वार्टर है जो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, क्योंकि ये प्रदेशों में ज़्यादा मिलता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं याक की, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सिक्किम है, आपका नॉर्थ बंगाल है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसमें ये याक पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं FSSAI की, तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। तो उस प्रश्न का सही आंसर था आपका हिमालयी याक। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। सही आंसर है आपका प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। पैसिफिक ओशियन है और ये आपको जो दिख रही है ये संरचना, ठीक है, ये आपका रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये आग का गोला एक तरीके से बोलते हैं ना। और इसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सारे भूकंप हैं और जो पृथ्वी के अंदर की जो गतिविधियां हैं, और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत सारी मतलब सिटी हुई हैं और इसमें बहुत सारे मतलब ज्वालामुखी ऐसे अंदर है। भूकंप भी यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर आपका जो लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। और ये अर्थक्वेक और इसका वोल्केनो का एक सेंटर है, मतलब एक हब है। यहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक होते हैं, बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो आपकी कुछ सुषुप्त अवस्था में है, सब बहुत ज़्यादा सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है या फिर सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट मतलब भूकंप वाली, ठीक है। तो इसको क्यों कहा गया है, मतलब रिंग ऑफ फायर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ट्रैक बनाती है उसका जो 75% से भी ज़्यादा पृथ्वी के जो वोल्केनो हैं, ठीक है, और 90% जो, और उसके अलावा 75% जो आपके वोल्केनो ज्वालामुखी हैं और 90% जो आपके भूकंप है वो इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक जानकारी थी। और इसमें जो कुछ कंट्री जो आते हैं आपके बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका,
ग्वाटेमाला, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रसिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। ठीक है, ये कुछ आपके कंट्री हैं और जो स्टेट्स हैं, आपके एरिया हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्यों होता है, इसमें भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर जो आपके अर्थ हैं, भूकंप सॉरी, और उसके अलावा आपकी जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में। प्रश्न, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सोमा मंडल, पुष्प कुमार जोशी, डॉक्टर मनोज सोनी या टीजी सीतारमन। प्रश्न का सही आंसर है आपका डॉक्टर मनोज सोनी। तो इनको अभी वर्तमान में यूपीएससी का हेड बना दिया गया है। ठीक है, हैं ये मनोज कुमार सोनी जी हैं, इनको अब यूपीएससी का हेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1928 में की गई थी, यानी ब्रिटिश शासन में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? ली आयोग, ली कमीशन जो है ना, ये पूछा जाता है कि यूपीएससी की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ली आयोग या ली कमीशन। संविधान में अगर इसकी स्थिति की चर्चा करते तो ये भाग 14 में पाया जाता है और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है यूपीएससी का, इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 315 से 323 तक और भाग 14। तो ये कुछ आपकी कमीशन है आपका यूपीएससी का, जो कि चेयरमैन आपके मनोज सोनी हैं। ठीक है, और ये अभी अपॉइंट किए गए हैं 2022 में और ये 2023 यानी जून 2023 तक रहेंगे। उसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं, मिस स्मिता नागराजन या एम, ठीक है, साथियावती, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए, मैंने आपको नोट मतलब दे दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। पुष्प कुमार जोशी आपके एचपीसीएल के हेड हैं और ये आपकी सेल की पहली महिला अध्यक्ष थी सोमा मंडल। ठीक है, टीजी सीतारमन को अभी एआईसीटीई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का अम्बेसडर किसे बनाया गया है, ब्रांड अम्बेसडर? ऑप्शन है आपके प्रसून जोशी, ऋषभ पंत, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। ये नवंबर की बात है, लास्ट में नवंबर में मनाया गया है 2022 में। समय याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। कुछ दिन पहले ऋषभ पंत को भी पिछले साल बनाया गया था 2021 में। तो ये आपके प्रसून जोशी जी हैं। ठीक है, और ये वर्तमान में आपके इसके सीईओ एनसीसीओ हैं मैकेन वर्ल्ड ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रसून जोशी जी हैं, आपके आर्टिस्ट हैं आपके। इनको उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये वर्तमान में चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको सेंसर बोर्ड कहा जाता है, जो फिल्म प्रमाणन का काम करता है। जो भी फिल्म होती है वो सेंसर बोर्ड पहले पास करता है, उसके बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाता है। तो ये इसके भी अभी वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे गानों के लिए लिरिक्स दिए हैं, जैसे आपकी पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज़ हैं रंग दे बसंती, फना और तारे ज़मीन पर, इनमें इन्होंने लिरिक्स दिए हैं गानों को। ठीक है, और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, अवार्ड विनिंग फिल्म जो भाग मिल्खा भाग है उसकी इन्होंने स्क्रिप्ट प्रसून जोशी जी ने मिली है। और इनको बीच में पिछली बार इनको इंडियन पर्सनैलिटी फिल्म आइकन अवार्ड भी दिया गया था। इंडियन पर्सनैलिटी जो अवार्ड दिया गया था प्रसून जोशी जी को दिया गया था 2021 में। इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा प्रसून जोशी। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा डिजिटल हेतु पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मतलब आपको डिजिटल जो रुपये है उसको लॉन्च किया, आपको बताना ये इफेक्ट कब से होगा, यानी कब से लागू होगा। 1 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 या फिर 1 मार्च 2023। आंसर है आपका 1 दिसंबर 2022। ठीक है, इस दिन से ये डिजिटल रुपी को अभी आरबीआई ने लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, आप इसके लिए कुछ बैंक से, आपकी सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई की सेंट्रल बैंक है उसको ये मॉनिटर करेगी। आप इसके लिए एक ऐप लेंगे और इसके द्वारा आप किसी भी मतलब पैसे को, जैसे आपका हार्ड कैश रखता है ना, जैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन इस पर कोई डिपॉजिट के करने पर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री रहेगा, ये हार्ड कैश की तरह काम करेगा। आप एक जगह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बताना है। कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बीसीसीआई, भारतीय रेलवे या भारतीय हॉकी संघ। इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इसको शॉर्ट में के आई आई टी भी बोलते हैं। ठीक है,
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को अभी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये वहाँ के जो संस्थापक हैं इसके KIT और KISS के डॉक्टर अच्युत सामंत को ये दिया गया है, ठीक है। ये संस्थापक हैं, और ये पुरस्कार किसने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार? राष्ट्रपति जी ने प्रदान किए हैं, और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आपकी, ठीक है। और इन्होंने मतलब इसने जो संस्थान है इन्होंने खेल की दिशा को बढ़ाने के लिए खेल के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आपको उड़ीसा में देखा जाए तो हॉकी का बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया है, ठीक है। और ये मतलब उड़ीसा में उड़ीसी संस्थान ने आपको बहुत मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं इस विश्वविद्यालय ने, जैसे कि आपका दुती चंद हो गए, या फिर भवानी देवी हो गई, शिवपाल सिंह या अमित रोहिदास, बहुत सारे मतलब प्लेयर्स हैं जो यहाँ के संस्थान से निकलते हैं, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कुंबले सुंदर का निधन हो गया है, वो क्या थे? ठीक है, कुंबले सुंदर राव को बताना है कि आपका ये किस मतलब कैटेगरी में है। कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक्टर थे, सोशल वर्कर या आर्टिस्ट? सही आंसर हो जाएगा ये आर्टिस्ट थे। आपके सिंगर थे ये हैं सुंदर राव, ठीक है। और ये आपके जो यक्षगान होता है, यक्षगान आपको पता होना चाहिए, यक्षगान कर्नाटक का आपका एक ठीक है स्टेट डांस है, फोक डांस जिसको कहा जाता है। यक्षगान पूछा जाता है यक्षगान कहाँ का है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। ये 88 साल के थे, अभी इनकी डेथ हो गई, और ये वर्तमान में MLA भी थे। पॉलिटिशियन भी अगर आंसर आ जाएगा तो आप मान लीजिए, यानी पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये एक आर्टिस्ट थे, ठीक है। और इनको अवार्ड भी दिए गए थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो यक्षगान के तो मतलब थे ये के, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इसकी मंगलौर में, और ये 1994 से 1999 तक यहाँ पर MLA रहे थे, ठीक है। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये कर्नाटका जो स्टेट यक्षगान अकेडमी है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट, यानी यक्षगान के ये सिंगर थे। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 23, आर्टिकल 21(a) या आर्टिकल 51(a)? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21(a), यानी शिक्षा का अधिकार था, तो आर्टिकल अनुच्छेद 21(a) में दिया गया है। जो 21(a) है शिक्षा का अधिकार है, इसको अगर पूछा जाए तो ये पूछा जाता बहुत बार, 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो आपका 86वां संविधान संशोधन रिलेटेड है आर्टिकल 21(a) से, जिसको जो आपके स्टार्टिंग लेवल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को लिए। और ये किसी के अंतर्गत रखा गया है, और इस आर्टिकल को मतलब 2002 में लाया गया था 86वीं संविधान संशोधन के रूप में, ठीक है। और ये 2009 में इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था, लेकिन इसको अनिवार्य शिक्षा को 1986 के संविधान के अंतर्गत इसको संशोधन किया गया था। सॉरी 2002 के अंतर्गत 86वें संविधान के अंतर्गत इसको संशोधन किया गया था, और ये अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुए, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। तो आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? आपको 21(a) याद रखना है, क्योंकि 21(a) आपका अनिवार्य शिक्षा से है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो आपका आया था 2009 में। उसके अलावा आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है ये संविधान संशोधन कौन सा है, तो आपका ये संविधान संशोधन है 86, तो ठीक है। और लागू कब से हुआ है? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 4-5 क्वेश्चन है, बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आज का हम जो संगठन देखते हैं तो वो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमने इसको लिया है आज के लिए, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कुल जो सदस्य हैं आपके 194 स्टेट्स हैं। स्टेट्स का मतलब जो बॉडीज होती हैं, कुछ संस्थान होते हैं, सारे देश होते हैं, उनको मिलाकर के स्टेट्स बोला जाता है। तो 194 हैं अभी, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, तो इसलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है, हेड है, टेड्रोस अधानोम जी हैं, ठीक है। और ये काम करता है पब्लिक हेल्थ के लिए। इसके कुछ फंक्शंस हैं कि ये हेल्थ को प्रमोट करता है कि द वर्ल्ड सेफ एंड मेड गाइडलाइंस फॉर एपिडेमिक्स, जब भी महामारी आती है उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करता है।
और ये मतलब जो भी हेल्थ एक्टिविटी होती हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे विश्व में जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको ये मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। और ये जो भी आपके सप्लाई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सप्लाई इन्फॉर्मेशन और ऑन द ऑक्यूरेंस ऑफ द एपिडेमिक डिसीज, अभी जैसे कोविड की महामारी आई थी तो ये समय समय पर गाइडलाइंस की दी उन्होंने कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। सारे रूल्स WHO ने बनाए थे, सारी गाइडलाइंस WHO ने बनाई थी। तो ये रिसर्च के लिए भी प्रमोट करता है, जो भी प्रोजेक्ट इसको आपको चल रहे होते हैं जो एपिडेमिक के लिए या किसी डिसीज़ के लिए, उसको भी प्रमोट करता है, उनको भी मान्यता देता है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है या फिर जो भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उनको जो प्रमाणन दिया जाता है वो WHO के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बिना WHO के प्रमाणन के आपके कोई भी जो आपके वैक्सीन है वो इंटरनेशनल में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको मतलब दे नहीं सकते। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सेट करता है, मतलब वैक्सीन्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये सारा काम है WHO का। और ओवरऑल ये हेल्थ से रिलेटेड है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हम कुछ न्यूज़ देखते हैं तो वन लाइनर मैंने ऐड किए हैं कि भारत ने अभी औपचारिक रूप से 1 दिसंबर को G20 की सदस्य की जो सदस्यता अध्यक्षता है वो संभाल ली है। और अभी क्या हुआ है कि जो भारत के प्रसिद्ध 100 स्मारक हैं उनको मतलब लाइटिंग की जाएगी, प्रकाश से उसको मतलब सजाया जाएगा 100 स्मारक को। ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके अलावा अभी जो केंद्र ने FM रेडियो चैनलों को मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूकों का प्रचार करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करने की अभी परामर्श दिया है कि आप इसको बंद कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले इन्होंने जो सारे न्यूज़ चैनल और जो चैनल थे उनको 30 मिनट तक का एक नेशनल इंटरेस्ट पर प्रोग्राम करने के लिए कहा गया था। तो और उसके अलावा जर्मन की जो विदेश मंत्री हैं अभी 5 दिसंबर को 2 दिन की भारत यात्रा पर आने वाली हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोड़े जाते हैं आपको बताना है विधि के समझ समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको जो भी आंसर सही लगता है आपको बता दीजिए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।